लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। इस फैसले से बीजेपी ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा समय तक काम किया था। उसके बावजूद नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने भुला दिया, या कहें ठुकरा दिया, या कहें यादों से मिटा दिया। लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकारा है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम राजीव गांधी के रत्न पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से एक और आइकन छीन लिया है। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि की तरह अब नरसिम्हा राव भी बीजेपी के फेस हो गए। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव के अलावा जिन 2 अन्य लोगों को ये सम्मान देने का ऐलान किया है, उनमें पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भी शामिल हैं। लेकिन इस वीडियो में बात नरसिम्हा राव की करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वकालत हो, मोदी की विदेश नीतियों की नींव हो, या राम मंदिर आंदोलन को रास्ता देना और बाबरी मस्जिद विध्वंस पर चुप रहना हो, आज भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है उसके लिए जमीन तैयार करने का श्रेय नरसिम्हा राव को ही जाता है। इसलिए आज कुछ कारणों से समझेंगे कि बीजेपी के लिए क्यों सम्मानित है नरसिम्हा राव और क्यों वो भारत रत्न के असली हकदार थे। इसके साथ नरसिम्हा राव के बीजेपी का फेस बनने से कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जानेंगे। सबसे पहले आपको नरसिम्हा राव के बारे में कुछ जरूरी और बुनियादी चीजें बता देते हैं। नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। 10 भाषाओं में बातचीत करने में मास्टर माने जाते थे वो। पीवी नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी रहे हैं। वे लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो पीवी नरसिम्हा राव को देश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। 1991 में नरसिम्हा राव राजनीति छोड़ हैदराबाद जाकर बसने वाले थे। तभी राजीव गांधी की हत्या हो गई और राव को अचानक पीएम बनाने का फैसला हुआ। नरसिम्हा राव को पीएम बनाने का फैसला अचानक हुआ था, इसलिए उन्हें एक्सीडेंटल पीएम भी कहा जाता है। राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में देश आर्थिक उदारीकरण की राह पर बढ़ा। राव गैर नेहरू गांधी परिवार से आने वाले पहले नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 5 साल काम किया। हालांकि राव के गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं थे। साल 1992 में बाबरी विध्वंस के दौरान नरसिम्हा राव के गांधी परिवार से सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हुए थे। बाबरी कांड के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता राव से नाराज थे। आपको बता दें कि उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश में बड़ा आर्थिक सुधार किया था और वैश्विक बाजारों के लिए देश के दरवाजे खोले थे। राव के इन्हीं सुधारों का क्रेडिट लेने और राजीव गांधी के हत्यारों पर तेज कार्रवाई न करने के चलते गांधी परिवार के रिश्ते उनसे ज्यादा खराब हो गए थे। कहा जाता है कि सोनिया गांधी की नाराजगी 1995 आते आते चरम पर पहुंच गई थी। वो अपने पति की हत्या की जांच की धीमी रफ्तार से खफा थी। दोनों के बीच बातचीत कम ही होती थी। 1996 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। राव ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो नेपथ्य में चले गए। पार्टी ने एक तरह से उन्हें भुला दिया। राव और गांधी परिवार में कड़वाहट इतनी ज्यादा थी कि 2004 में जब राव का निधन हुआ तो उनके शव को दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ले जाने तक नहीं दिया गया। गेट के बाहर चबूतरे पर राव का पार्थिव शरीर रखा गया। वहीं पर सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले क्यों नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर बीजेपी ने विपक्षी दलों को धाराशाही करने की चाल चली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले के जरिए राव के गृह राज्य आंध्र प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है।
अब चलिए बढ़ते हैं उन कारणों की तरफ जिसके चलते बीजेपी नरसिम्हा राव को सम्मानित कर रही है, क्योंकि यही कारण है या कहें यही नरसिम्हा राव द्वारा तैयार किए गए रास्ते हैं जिन पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पहला कारण है अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था की वकालत बीजेपी करती है उसकी शुरुआत राव ने ही की थी। दरअसल आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने एक बंद अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया था। अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस में वामपंथी नेताओं का वर्चस्व हो गया, जिसने धीरे धीरे देश को एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश में बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत की ग्रोथ रेट 2 से 3% पर ही अटक कर रह गई। यही कारण रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को हिंदू विकास दर कहकर अपमानित किया जाता रहा। जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के पास 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। इसका मुख्य कारण था 1990 के खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तिगुनी वृद्धि। इसकी दूसरी वजह थी कुवैत पर इराक के हमले की वजह से भारत को अपने हजारों मजदूरों को वापस भारत लाना। नतीजा ये हुआ था कि उनके द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पूरी तरह से रुक गई थी। ऊपर से भारत की राजनीतिक अस्थिरता और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उभरा जन आक्रोश अर्थव्यवस्था को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। 1991 तक देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल हो गया था कि जब देश को अपना कर्ज चुकाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के 100 दिन तक अर्थव्यवस्था पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकाला। देश में आर्थिक सुधारों का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी को दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को ऐसा बजट पेश किया था, ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसने देश की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने कई नियमों में बदलाव किए, जैसे कि रुपए की कीमत में गिरावट की गई, न्यू ट्रेड पॉलिसी लागू की गई, देश में व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाया गया और इसके लिए कई कानूनों में बदलाव किए गए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया गया। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने हेतु आकर्षित करने के लिए फिजिकल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किए गए। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू किया गया। 24 जुलाई 1991 के बजट ने लाइसेंस परमिट राज से देश को मुक्ति दिला दी। देश में खुली अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ। इसमें प्राइवेट कंपनियों को कई तरह की छूट और प्रोत्साहन दिए गए। सरकारी निवेश कम करने और खुले बाजार को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। इस बजट ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी। कंपनियां फलने फूलने लगी और करोड़ों नई नौकरियां मार्केट में आई। साल 1991 में प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले नरसिम्हा राव को कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र ने एक नोटिस दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिति बहुत खराब है। देश के पास 1 महीने के आयात के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में उन्हें वित्त मंत्री के रूप में एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो देश को इस स्थिति से उभार सकता था। उस समय अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर हम सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन असफलता का ठीकरा आपके सर पर फूटेगा। आज देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के मोड़ पर खड़ा है। जिस अर्थव्यवस्था की वकालत बीजेपी आज करती है, उसका रास्ता नरसिम्हा राव के दिखाए रास्ते से ही होकर जाता है। दूसरे कारण की बात करें तो वो कारण है मोदी की विदेश नीतियों की नींव। ये नींव भी नरसिम्हा राव ने ही रखी थी। आज भारत जिस विदेश नीतियों के तहत आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने रखी थी। उन्होंने भारत को रूस का दोस्त रहते हुए रूसी कैंप से बाहर निकाला। राव के पहले तक भारत के तमाम प्रधानमंत्री मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इजराइल से एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे। नरसिम्हा राव देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इजराइल के साथ भारत के रास्तों को आधिकारिक रूप दिया।
पीवी नरसिम्हा दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि आने वाला समय अमेरिका का होने वाला है। सबसे पहले रूस के साथ साथ अमेरिका को बराबर का तवज्जो देने की कोशिश राव की सरकार में ही हुई। 1992 में भारत और अमेरिका ने मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया। दरअसल नरसिम्हा राव को पता था कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के पास अमेरिका जैसा दोस्त होना जरूरी है। लुक ईस्ट पॉलिसी भी नरसिम्हा राव की ही देन है। आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत के रिश्ते वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड से मजबूत हो रहे हैं। तीसरे कारण की बात करें तो वो ये है कि राम मंदिर आंदोलन को रास्ता दिया था नरसिम्हा राव ने। दरअसल 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा के दौरान बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ही थे। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि नरसिम्हा राव चाहते तो बाबरी मस्जिद का ढांचा बच जाता। ये भी कहा जाता है कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, तब राव अपने आवास पर पूजा कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस दौरान वो सो रहे थे। उन्होंने अपने अधिकारियों से उन्हें डिस्टर्ब न करने को कहा था। ये भी कहा जाता है कि 6 दिसंबर को घटना के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और निर्देश दे दिए थे कि किसी भी हालत में उन्हें परेशान न किया जाए। ऐसा माना जाता है कि नरसिम्हा राव खुद चाहते थे कि गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल आज बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि उसने नरसिम्हा राव को अपना फेस बनाया है। कांग्रेस के साथ नरसिम्हा राव के रिश्ते तो जग जाहिर है। ऐसे में नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान कर कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है मोदी सरकार ने। बीजेपी का फोकस इस बार 400 सीटों पर है, जिसके चलते बीजेपी एक के बाद एक दाव चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को चुनावी तौर पर साधने की कोशिश के चलते ये दाव भी चला है। अब इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में किस तरह मिलेगा और कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।